नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 18। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के 18 टेस्ट कराए जा चुके हैं। आज 18वें सेट का ही क्या है कि डिस्कशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जीके जीएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं उसका डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए तो दोस्त आप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है एग्जाम तक के चलेगी। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये टेस्ट चलती रहेगी। और इस टेस्ट में दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि आपके जो सीबीटी होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं कोई बात नहीं है दोस्त, आप यहां पे डिस्कशन वीडियो शुरू से अंत तक के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे देना है ये आपको हम लास्ट में बता देंगे, तो कम से कम बने रहिएगा लास्ट तक के, आप देख लीजिएगा कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि स्टैटिक जीके, जो जीके होता है उसके 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं और जनरल साइंस के क्या होता है कि 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं। टोटल अगर देख लिया जाए तो आपको टेस्ट में 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, वो भी डेली होता है, तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि अभी फिलहाल जीएस के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कराते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट देख ही लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपका जीएस है, जीएस में आपको बता ही दिया कि 20 क्वेश्चन रहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जो जड़त्व के नियम, गति के समीकरण या उसके संबंधित जो है खोज किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस ऑप्शनों में से देख लीजिए, चारों ऑप्शनों में से आप फटाफट बता दीजिए हमको कि जड़त्व के नियम, गति के समीकरण का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, बहुतों लोगों ने इसमें क्या किया है कि न्यूटन साहब को खोज रहे थे, क्योंकि न्यूटन साहब ने ही जड़त्व का नियम दिया था। आपको पता ही है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व के नियम कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले किसी वैज्ञानिक ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। अब किसने किया था ये हमें जानना है ऑप्शन में। चलिए बताते हैं आपको ऑप्शन। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने ही क्या किया था कि सबसे पहले जो है जड़त्व के नियम का खोज किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लीजिए, कैसे पता चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये जान लीजिए। देखिए ये गैलीलियो साहब है, गैलीलियो साहब ने ही सबसे पहले क्या किया था कि जड़त्व के नियम का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था ये थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने ये चीजें कहा था कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या है कि गति में ही चलती रह जाएगी। क्या होगी, गति में ही चलती रह जाएगी। लेकिन इन्होंने ये चीजें नहीं बताया कि कब जाके रुकेगी। इन्होंने ये चीजें नहीं बताया था, गैलीलियो साहब ने ये चीजें नहीं बताया था। सिर्फ बता दिए थे कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाइए तो वो गति में बन जाएगी और वो चलता जाएगा, इसी को जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये गैलीलियो साहब का कहना था। दूसरी इनकी ये चीजें बातें थी कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से अगर आप गिराते हैं तो उसकी गति, स्पीड जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ये किसका कहना था, गैलीलियो साहब का कहना था। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूटन साहब आए थे। गैलीलियो साहब के बाद जो है न्यूटन साहब आए थे, इन्होंने इन्हीं के प्रिंसिपल में क्या किया था कि कुछ ऐड कर दिया था। न्यूटन साहब ने क्या किया कि इन्हीं के दिए गए स्टेटमेंट में कुछ ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था तो आपको पता ही है कि क्या ऐड किया गया था। इन्होंने जड़त्व के नियम से विराम का जड़त्व और जो है गति का जड़त्व इन्होंने दिया था न्यूटन साहब ने। ठीक है, क्या दिया था, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व इन्होंने दिया था, जिसमें आपको हम बताते हैं कि विराम के जड़त्व में इन्होंने क्या ऐड किया था गैलीलियो साहब के स्टेटमेंट में। ये चीजें ऐड किया था न्यूटन साहब ने कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको क्या कीजिए कि उस पर बाहरी बल अगर लगाइएगा तो वो गति में आ जाएगी। अब वो तब तक गति में बनी रहेगी जब तक कि मान लीजिए उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये विराम का जड़त्व था, गति के जड़त्व मतलब कि वो चल रहा है तो उसको जब तक रोकिएगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये दो नियम जो है क्या किए थे कि न्यूटन साहब ने ऐड कर दिए थे गैलीलियो से लेकर के। ठीक है, जब ये जान लीजिए कि गैलीलियो साहब थे, ये गैलीलियो साहब जब तक थे तब तक इनको जो है बल के बारे में तो पता था कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, अगर उस पर बल लगाते हैं तो वो गति में आ जाती है, बल होता है। लेकिन किस तरह की बल अप्लाई होती है उन्हें ये चीजें ज्ञात नहीं था इस गैलीलियो साहब को। न्यूटन साहब को पता हो गया था, न्यूटन साहब को पता हो गया था कि कौन सी बल अप्लाई होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़े होइएगा कि न्यूटन साहब जब स्कूल से निकल करके एप्पल के, सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए थे तो एक सेब उनके माथा पर गिरा था, तो उन्होंने ये डिस्कस किया था नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तब ये न्यूटन साहब के आने के बाद जो है ये गुरुत्वाकर्षण
पता चला कि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक कोई बल भी होता है, नहीं तो उससे पहले गैलीलियो साहब को पता नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जो है बैरोमीटर का आविष्कार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर का आविष्कार किससे जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बैरोमीटर के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये फर्स्ट नंबर वैज्ञानिक, ये फर्स्ट नंबर जो है आपका वैज्ञानिक क्या है, ये इवेंजेटिया जो है, ये क्या है कि आपका जो है बैरोमीटर का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि बैरोमीटर, जैसे कि आपको पता ही है कि बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर कई तरह के होते हैं, जैसे कि पारावाला बैरोमीटर हो गया, आप तो डिजिटल बैरोमीटर भी है, तो डिजिटल बैरोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट होता है पारावाला बैरोमीटर। ठीक है, पारावाला बैरोमीटर सबसे बेस्ट होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब मापने का क्या करता है कि काम करता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कि वायुमंडलीय दाब को कौन मेजर करता है, तो ये बैरोमीटर करता है। उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि इसका पाठ्यांक जो है, अगर मान लीजिए कि एकाएक डाउन होना शुरू होता है तो किसका संकेत होता है, तो इसका पाठ्यांक जो होता है अगर नीचे अगर डाउन होना शुरू होता है एकाएक, तो ये आंधी और तूफान आने का संकेत देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताते हैं। अगर ये पाठ्यांक धीरे 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 अगर ऊपर चढ़ रहा है तो इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत ये होता है कि मौसम क्लीन होने वाला है, साफ होने वाला है, स्वच्छ होने वाला है, किसी भी तरह का जो है बारिश या मौसम खराब नहीं होगा। तो पाठ्यांक ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ होगा, पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तो ये आंधी और बारिश आने का संभावना रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कि आप भारी व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लेते हैं या ज्यादा थकावट हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है कि आपके पैरों में, हाथों में या बॉडी में क्या होता है कि पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो पेन जो होता है वो किस वजह से होता है शुरू, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो या दौड़ लीजिएगा तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है कि एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर, लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से। वही सेकेंड दे जाइए तो जो जमा लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो लगातार एक सप्ताह आप रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो वो क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वो जमता नहीं है, उसका जो सर्कुलेशन जो होता है क्या बॉडी में बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से न जमने की वजह से आपको फिर पेन नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप कीजिएगा तो लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो जाएगा, आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विश्राम की अवस्था में, मान लीजिए कि आप रेस्ट पोजीशन में हैं, आराम कर रहे हैं, थक के आए हैं, रात में सो रहे हैं, उस कंडीशन में एक वयस्क है, यंग आदमी है, उसकी श्वसन दर जो होती है पर मिनट में कितनी होती है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो जनरली आप जो है सांस लेते हैं तो कितना 18 से 20 बार जो है एक मिनट में सांस ले लेते हैं। रेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि 15 से 18 बार सांस लेते हैं। क्या 15 से 18 बार सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये। अब इससे ना इतना मतलब थोड़ा सा कम क्यों हो जाता है, कम इसलिए होता है मान लीजिए कि जनरली आप चलते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होता है, जिसकी वजह से सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पूर्ति करते हैं। तो ये 18 से 20 बार क्या होता है कि आप सांस ले लेते हैं। लेकिन रेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि आप चलते नहीं है, आराम से लंबा सांस लेते हैं, खर्राटा सांस लेते हैं। तो एक मिनट में आप जो है 15 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और बच्चों की अगर कह दे कि बच्चे जो रेस्ट करते हैं तो वो कितनी बार जो है सांस लेते हैं, तो जान लीजिए बच्चे जो होते हैं वो 60 से लेकर के 100 बार जो है एक मिनट में सांस लेते हैं। बस बच्चों की जो है सांस जो है तेजी से चलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि श्रोता और परावर्तक जो होता है उसके न्यूनतम के बीच की दूरी जो होता है वो न्यूनतम कितनी होती है जिससे वह प्रतिध्वनि यानी इको साउंड जो है वो सुन सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं दूर इलाके में जाइएगा तो मान लीजिए कोई दीवार उवार है या पहाड़ है तो एक बार कहिएगा हेलो हेलो तो 4 बार सुनाई देगा आपको हेलो 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 करके, तो इको साउंड होता है। वो क्या होता है कि आप जो साउंड बोलते हैं वो रिटर्न होकर के आपको जो है वापस सुनाई देता है, तो उसी को हम ये प्रतिध्वनि कहते हैं या इको साउंड कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये हमें जानना है। देखिए उसकी डिस्टेंस जो होनी चाहिए दोस्त वो 17 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 17 मीटर। वैसे 17.2 मीटर होता है, जान लीजिए ये चीजें, कहीं कहीं आपको दे देगा 17.2, तो उसको आप आराम से मार सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, साउंड मेरे से निकल रहा है
तो वो परावर्तक सतह होता है, वहां से टकरा करके जो है वापस आने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो देखिए, जो हम साउंड बोल रहे हैं उसको टकरा करके हमारे कानों तक जो आने में समय लगता है वो 0.1 सेकेंड लगता है। कितना? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड करने का मतलब 1/10 सेकेंड। और हमारे दिमाग में या मस्तिष्क या कानों में करिए, एक तरह से कानों में जो साउंड होता है वो कितने समय तक के रहता है? वो भी 1/10 सेकेंड ही तक रहती है, मतलब 0.1 सेकेंड तक रहती है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते थे एग्जाम में, इस सबको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वह धातु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के साथ साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखता है, उसे हमें क्या करना है कि जानना है कि कौन है। देखिए जनरली क्या होता है ना, धातु क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, पॉजिटिव अपने आप को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये तो हम लोग पढ़े होंगे। और अधातु जो होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे वो क्या होता है कि ऋणायन बनता है। लेकिन हमको इसमें ऐसे धातु चुन लेना है जो क्या करता है कि धातु मतलब इलेक्ट्रॉन्स को त्याग भी करता है और ग्रहण भी करता है। ठीक है, देखिए वैसे ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन ही क्या करता है कि धातु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए आपको देखते हुए फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि दो सदिशों का परिमाण जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो सबसे छोटा किसमें होगा, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए बता दीजिए। डिग्री में दे दिया है कि दो सदिशों के बीच जो है कौन सा कोण है जो सबसे छोटा होगा। या ये 180 रखिएगा तो -1 में आ जाएगा। cos 80 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ये चीज होगा सबसे, अगर चारों में से ऑप्शन देखिएगा तो आपको जो है ये थर्ड नंबर ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि सबसे नेगेटिव में है ये। तो नेगेटिव में मान जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये आपका 180 डिग्री जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो सही है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से संबंध हमें देख लेना है। इसमें दे दिया है गति बराबर जो है दूरी और समय के बीच जो है क्या करना है कि हमको संबंध बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का कभी कभी होता है कि ऐसा यूनिट पूछ देता है तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर और समय जो होगा उसको सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है किसी वस्तु के भार के साथ दबाव का क्या होता है, ये हमें जानना है। देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसका जितना भार होगा उतना ही क्या होता है कि दबाव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके हथेली पर अगर मान लीजिए कि 1 kg का अगर जो है मान लीजिए कि कुछ बॉडी डाल दिया जाए तो आप कितना भार फील कीजिएगा, 1 kg के बराबर फील कीजिएगा। प्रेशर आपका क्या होगा कि थोड़ा सा कम लगेगा। 5 kg अगर डाल दिया जाए तो प्रेशर दबाव क्या होगा आपका, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेट आपका ज्यादा है, भार ज्यादा है। तो भार ज्यादा होने पे क्या होता है कि दबाव बढ़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा कि वस्तु का अगर भार बढ़ जाए तो उसका दबाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दरवाजा जब हम खोलते हैं तो वो किसका उदाहरण होता है। देखिए दरवाजा हम खोलते हैं तो क्या हाथ से धो करके खोलते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है दरवाजा खोलना जो होता है सो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए कि टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो ग्राहम बेल साहब ने किए थे। कौन, ग्राहम बेल साहब ने। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल साहब ने किया था। कब किया था थोड़ा सा जान लीजिए, वो 7 मार्च जो है 1876 ईस्वी के आसपास में उन्होंने ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखिए ग्राहम बेल साहब के बारे में थोड़ा सा क्या है कि ये स्टोरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए ये चीजें कि ग्राहम बेल साहब थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी हेला। क्या नाम था, हेला। तो हेला और ये ग्राहम बेल साहब क्या था कि कहीं जा रहे थे, मतलब कि गए थे घूमने उमने के लिए, होता है ना कि चलो ठीक है घूम के, जैसे कि अभी मान लो कि कुंभ मेला चल रही है, उस तरह से गए। या कभी क्या हुआ कि बिछड़ गए थे, क्या हुआ था, बिछड़ गए थे एक दूसरे से। अब ग्राहम बेल साहब को क्या है कि ये चीजें सहन नहीं हो पाई थी, और ये चीजें क्या कर रहे थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को खोज रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दर दर भटक रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए, हेला हेला करके। ठीक है, तो मिल नहीं रही थी, इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया था कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रत्येक घर में टेलीफोन लगा था और हर जगह उठा करके हेला हेला करते थे कि हेला हेला हेला,
उसी वजह से हेला हेला की जगह पे हेलो हो गया था। ठीक है, तो जब भी फोन उठाते हैं तो आप हेलो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक मात्र कल्पना है, स्टोरी है, ये हकीकत नहीं है। ग्राहम बेल साहब ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जब फोन किया था वो किसे फोन किए थे? अपने फ्रेंड को फोन किए थे। थॉमस वाटसन करके नाम था, उन्होंने अपने फ्रेंड को ही सबसे पहले फोन किया था और हेलो कहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब थोड़ा सा याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए परमाणु सिद्धांत के आधार पर अगर कहा जाए तो ये परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पे। तो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया थे जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले किए थे। ये फर्स्ट नंबर, जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले क्या किया था कि प्रतिपादन किए थे। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, जैसे कि बाद में आ गए थे, क्या आ गए थे? थॉमस साहब भी आ गए थे, रदरफोर्ड साहब भी आए थे, चैडविक साहब आए थे। ये सभी ने फिर बाद में जो है क्या किए थे कि परमाणु पे जो है शोध किए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब का ही नाम आता है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक टेडपोल किस प्रकार के द्वारा जो है कहता है एक वयस्क मेढक में जो है विकसित हो जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए एक टेडपोल जो होता है, जो मेढक का बच्चा होता है, वो मेढक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि वो काया पलट होता है। काया पलट क्या होता है? मतलब कायांतरण होता है उसको, ये चीजें कह सकते हैं। ये सेकेंड नंबर। इसमें होता क्या है, जब मेढक बच्चे देते हैं, ठीक है, क्या है कि जब मेढक अंडे देते हैं तो ये अंडे के रूप में होता है, फिर उसके बाद जो है ये बच्चे बनते हैं, तो इसको हम टेडपोल कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि कायांतरण की प्रक्रिया होती है। कायांतरण की प्रक्रिया होने के बाद यह है क्या होता है कि ये धीरे धीरे मेढक में बदल जाते हैं। मेढक में क्यों बदलता है? क्योंकि ये जो टेडपोल होता है, इस टेडपोल में जान लीजिए कि इसके अंदर जो है थायराइड ग्रंथि होती है, ये तो पता है आपको। तो थायराइड ग्रंथि, जिसमें क्या होता है कि आपको पता ही है थायराइड में कि लवण की मात्रा होता है, तो ये थायराइड क्या होता है कि डेवलप होता है धीरे धीरे। तो मेढक के देखिएगा इसमें क्या होता है कि घेगा जो होता है इसका बड़ा सा होता है, तो ये थायराइड होता है। ये थायराइड से हार्मोन जो है स्त्रावित करते रहता है, धीरे धीरे ये बाद में जाकर के क्या होता है कि मेढक में कन्वर्ट हो जाता है कायांतरण के फलस्वरूप। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि पौधे का कहता है कि कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, किसके थ्रू होता है? तना के थ्रू तो होता नहीं है, जड़ के थ्रू होता नहीं है, कौन करता है? तो पत्ते करते हैं। पत्ता में कौन सा चीजें होता है? तो ये होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि प्रकाश ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये सेकेंड नंबर, रंध्र, जिसको रंध्र कहते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, फिर जो है ऑक्सीजन भी छोड़े जाते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, जितने भी फास्ट फूड हो गए, उसमें क्या होता है कि विटामिन सी जो होते हैं वो भरपूर होते हैं, उसके साथ उसमें क्या मौजूद होते हैं? देखिए जितने भी फास्ट फूड आप खाते हैं, पिज्जा से लेकर के, बर्गर से लेकर के, नूडल्स से, मोमोज से लेकर के, जितने भी चीजें, उसमें यह जान लीजिए कि उसमें जो होता है भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर उसको आप खा लीजिएगा तो ये चीजें जान लीजिए कि दोबारा आपको भूख लगने वाली है नहीं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी ज्यादा प्रदान करता है, लेकिन हानिकारक भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो इसको खाते रहें। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भोजन का कहता है कि वह घटक जो हमारी शरीर को क्या करता है कि संक्रमणों से लड़ने की मदद करता है, ये कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में आप जानते होइएगा। तो प्रोटीन ही क्या होता है कि हमारे शरीरों के संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है प्रोटीन युक्त जो है भोजन खिलाना चाहिए। ठीक है, और वैसे जान लीजिए कि शरीरों के संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है वो लिम्फोसाइट में भी होती है, जिसको WBC हम लोग कहते हैं। तो वो खरोच रोच हो जाता है तो क्या होता है कि अंदर से जो पानी निकलती है वो लिम्फोसाइट होता है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो वो भी क्या होता है कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में देख लीजिए, आप बता दीजिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण जो ब्रह्मांड में होता है, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है वो होता है कैपिटल F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब बल जो होता है वो द्रव्यमान है M1 M2, ये चीजें जान लीजिए। तो और ये बाई R स्क्वायर जो है वो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बीच की दूरी पे भी डिपेंड करती है, मतलब फर्स्ट नंबर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी ये चीजें है
कि द्रव्यमान पे भी डिपेंड करती है, ये सेकेंड नंबर, उस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड नंबर जान लीजिए कि द्रव्यमान के योग, ये थर्ड नंबर, द्रव्यमान का योग दिख रहा है नहीं ना, द्रव्यमान का गुणनफल है, तो द्रव्यमान के गुणनफल डिपेंड करती है, न कि योग पे। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ब्रह्मांड में जो बल लगती है वो द्रव्यमान के योग पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि गुणनफल पे डिपेंड करती है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है किस पैमाने में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें से बताइए कि नेगेटिव किस में नहीं होती है, ऋणात्मक मान नहीं होता है, ये हमें जानना है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या कभी आप नेगेटिव देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं, क्योंकि -273 डिग्री तक के नेगेटिव चला जाता है, जिसको परम शून्य ताप कहते हैं। तो नेगेटिव जाता है इसमें, तो इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन हमें वैसा चुनना है जिसमें नेगेटिव पैमाना नहीं होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए केल्विन। केल्विन को कभी आप नेगेटिव में देखे हैं? नहीं देखे होइएगा, क्योंकि जीरो केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जीरो केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परम शून्य ताप होता है। जब उसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा तो केल्विन नीचे कहां जाएगा, वो जीरो तक ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि केल्विन। केल्विन कभी भी क्या होता है कि नेगेटिव में नहीं होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जब दो परमाणु के नाभिक संयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जो दो परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो छोटे छोटे परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, या परमाणु संलयन के नाम से जानते हैं। तो परमाणु की बात है कि यह परमाणु संलयन कहेंगे इसे। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वही एक बड़ा परमाणु टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बिखर जाता है तो उसको हम जो है विखंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि कहता है कि यदि अगर वोल्ट मीटर का सूचकांक जो है कहता है स्केल से के शून्य पर जो है ठीक से नहीं है तो त्रुटि क्या कहलाएगा? देखिए अगर आप वोल्ट मीटर ले रखे हैं या कोई भी मीटर ले रखे हैं, अगर उसकी त्रुटि जो है सही ढंग से नहीं दिखा रही है या उसमें सही तरह से मेजर नहीं दिखाई दे रही है तो वो क्या होता है, वो इसके सिस्टम में फॉल्ट होता है। क्या होता है? सिस्टम में एरर होता है, सिस्टम में फॉल्ट होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सिस्टम में फॉल्ट होगा। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे, जो जनरल साइंस से आपको दिए गए थे। ठीक है दोस्त, अगले दिन क्या होगा कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो लोग कर रखे हैं, अच्छी बातें हैं, आप लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यहां से शुरू कर देते हैं। आप लोगों का क्या है कि स्टैटिक जीके। ठीक है, देखिए स्टैटिक जीके में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जो आप लोगों के सीबीटी एग्जाम होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस स्टैटिक जीके में जितने क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि दोस्त आप कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन यह है कि लोथल। लोथल जो है किस काल का कहता है ऐतिहासिक स्थल है, यह हमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोथल किसका ऐतिहासिक स्थल है दोस्त, ये सिंधु घाटी का। किसका? सिंधु घाटी का। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिंधु घाटी का क्या है कि लोथल जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, ये लोथल कहां पड़ता है दोस्त? लोथल जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के आसपास के क्षेत्र जो है उसमें पड़ता है, आपको हम बता देंगे। ये मतलब जान लीजिए कि दुनिया का पहला जो है ज्ञात कह सकते हैं कि ड्राई डॉक है। ठीक है, दुनिया का पहला ड्राई डॉक। ठीक है, ये लोथल जो है सो लोथल, वैसे जान लीजिए कि प्राचीन काल में लोथल को जो है भरू कक्ष के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? भरू कक्ष के नाम से जाना जाता था। ये गुजरात में साबरमती नदी जो है, लोथल जो है साबरमती नदी है, उसी के आसपास में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वैसे लोथल की जो खोज की गई थी वो 1954 में की गई थी, 1954 के आसपास में की गई थी। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देख लीजिए, ये दे दिया कि महावीर। महावीर के कहते हैं कि माता जी का नाम क्या था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो महावीर जी के माता जी का कभी कभी नाम पूछ देता है, कभी कभी उसके पापा जी के नाम पूछ देंगे, यानी फादर जी का, या उसके जो है बचपन का ही नाम कभी कभी जो है महावीर जी का पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे जान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि महावीर जी के माता जी का जो नाम था वो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब पिताजी का अगर नाम कह दे तो पिताजी का नाम क्या था? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिद्धार्थ नाम था उनका। ठीक है, और इनके बचपन का खुद का नाम जो था वो वर्धमान था। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, 599 में। ठीक है,
ईसा पूर्व नहीं 599 में हुआ था। और ये महावीर जो है ये 24वें और अंतिम तीर्थकर जो है जैन धर्म के माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां लगी होती है, ये जानना है। ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितने तिल्ली होती है, उसमें 24 यानी 24 तिल्ली होती है। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसमें 24 तिल्ली होते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ओजोन दिवस जो है कब मनाई जाती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाई जाती है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ओजोन पर जो क्षय हो रहा है उसे संरक्षण मतलब करने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है ना, तो उसका कम यूज किया जाए, ओजोन परत को संरक्षित किया जाए, इसलिए जो है 16 सितंबर को क्या किया जाता है कि ओजोन परत दिवस मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये दे दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कई बार ये है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लोग तो सभी लोगों की जुबान पे याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने ही कहा था। ठीक है, अब इनका एक और नारा था जय हिंद का नारा। ठीक है, पूछे जाते हैं कभी कभी ये दे देगा क्वेश्चन कि ये हिंद फौज की जो आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना किसने किया था, तो यही सुभाष चंद्र बोस साहब ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। ठीक है, इनका एक जो है किताब भी लिखा गया था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी कि द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस साहब है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो कहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और ये आजादी और जो है सब के लिए मतलब आजादी के लिए भी बलिदान दिए, एक तरह से कहीं आजादी के लिए स्ट्रगल भी किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कालीबंगा के लोगों का घर जो होता था वो किससे बना होता था? हम लोग पढ़े हैं कि कालीबंगा के घर जो होते थे, कालीबंगा के समय में जो घर बना होता था वो किससे बना होता था? वो ईंट का बना होता था, वो भी पक्के ईंट का बना होता था। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, जिसमें आपको जो है पक्के ईंट के नाले भी आपको देखने के लिए उस समय मिलता था। ठीक है, कालीबंगन में। उसके बाद यह है, ये जान लीजिए कि जो घर बने होते थे वो एक बड़ा सा घर होता था जिसमें 1-2 रूम हुआ करता था, उसमें कभी कभी आंगन भी आपको देखने के लिए मिलता था। ठीक है, तो ये चीजें थे कालीबंगन में, थोड़ा विकसित था उस समय में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि संविधान का कहता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता का अधिकार जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार जो है कौन प्रदान करता है, इस आर्टिकल में हमें देख लेना है। देखिए आर्टिकल के हिसाब से अगर देखें तो ये 14 आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो है वो हमें समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार क्या होता है कि सभी चीज का समान अधिकार होना चाहिए, जो दूसरे को अधिकार मिला है वो मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रहने का हो, चाहे जो किसी भी चीज का अधिकार हो, समानता का अधिकार होता है। ठीक है, वैसे जान लीजिए कि ये 15, 16, 17 भी एक समानता का ही अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मेन रूप से जो है आर्टिकल 14 जो है ये समानता का अधिकार है। जिससे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 17 ये छुआछूत वाला जो आता है, ये आर्टिकल जो होता है, तो इसमें कहता है कि छुआछूत भेदभाव न कीजिए, हमें भी समानता का अधिकार दीजिए। तो ये भी जो है 17 नंबर आर्टिकल आता है, पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है, ये हमें जानना है। देखिए हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम जो है ये कहां है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट है। अगर मौका मिले कभी तो जाइएगा, एक तरह से कहिए ताजमहल का जो मतलब आकार है उसी तरह का जो है इसका भी आकार आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में, हुमायूं टॉम। ठीक है, तो कभी अगर मौका मिले दिल्ली जाने का तो ये सब घूम लिया कीजिए, ऐतिहासिक स्थल है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगे था, कितना दिन लगे था, ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था उसमें कितना वक्त लग गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये आपका क्या होगा? फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसका जान लीजिए कि सबसे पहले जो है बैठक किया गया था, कब किया गया था? सबसे पहला बैठक 9 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, कुल जो है 141 बार जो है इसकी बैठक की गई थी। लास्ट जो है इस जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले 2 दिन पहले 24
जनवरी 1950 को लास्ट बैठक की गई थी इसकी। इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम साहब, जो अंबेडकर साहब है वही थे। अस्थायी तौर पे जो है राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी तौर पर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये सभी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस संविधान की अगर बात कर लेते हैं कि उस समय संविधान को बनने में कितना खर्च लगा था, तो दोस्त संविधान को उस समय बनने में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। सोचिए उस समय में 64 लाख रुपए खर्च, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अगली नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का कहता है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, देखिए भारत का इसमें से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, फटाफट बताइए। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जो है इसमें पर्वत बताते हैं ये कंचनजंगा है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट होगा। कंचनजंगा भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ठीक है, ये नेपाल, भारत और सिक्किम के जो है क्या है कि राज्य सीमा से कनेक्ट होता है ना। इसकी ऊंचाई अगर है तो 85-186 मीटर के आसपास में आपको जो है इसका ऊंचाई देखने के लिए मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हाँ, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, कौन आदमी है जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जुबान पे याद होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, ये थर्ड नंबर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो जान लीजिए कि रामेश्वरम में, तमिलनाडु में जो रामेश्वरम पड़ता है उसी में 1931 में इनका जन्म हुआ था। ये एक वैज्ञानिक भी थे, प्रोफेसर भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, ये तीनों थे। ये बड़े बड़े मिसाइलों का निर्माण इन्होंने कराया था, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, बड़े बड़े गाइडर मिसाइल का इन्होंने निर्माण किया था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी डेथ जो है 2015 में हो गई थी, मेघालय के शिलोंग में, जब ये लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कभी कभी पूछ देता है, इस सब पॉइंट को रखिएगा। अब बाकी ये सब का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, उस पे जो है पीडीएफ दे ही देते हैं हम। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए कि पूरा भारत है, जितना भी क्षेत्रफल पूरा भारत का है उसका 10% जान लीजिए कि ये राजस्थान खुद अकेले है। इसकी सीमा आपको पता ही है कि जो है पाकिस्तान से अटैच करता है। ये राजवारों की जो है भूमि कही जाती है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, बता दीजिए कि सबसे ठंडा जो है कौन सा ग्रह है, ये हमें जानना है। देखिए सबसे ठंडे की अगर बात कर लेते हैं तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, यूरेनस। यूरेनस को सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये जान लीजिए क्यों, क्योंकि दोस्त ये बहुत ठंडा है, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है यूरेनस, ये इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, नीला कहिए या हरा ग्रह कहिए, देखने में हरा ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा क्या है कि काफी अधिक है। मीथेन की मात्रा अधिक होने की वजह से ये आपको हरा दिखता है। ये कभी जान लीजिए कि सबसे गर्म ग्रह हुआ करता था, लेकिन हो सकता है कि इस पे क्या हुआ हो कि उल्कापिंड का जो बमबारी हुआ हो, जिसकी वजह से इसके सारे एनर्जी निकल गए और इस पे ये ठंडा ग्रह होने लगा। इस पे कितना टेम्परेचर रहता है दोस्त, इस ग्रह पर जाइएगा तो -195 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इस पे रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रहों में से काउंट आता है। चलिए अगला नंबर दे दिया कि भारत का 29वां राज्य कौन था, ये हमें जानना है। देखिए भारत का 29वां राज्य कौन है, तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, तेलंगाना। 2014 में जो है ये तेलंगाना बना था 29वां राज्य। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, बता दीजिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। दोस्त एशिया का नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है वो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर। मैग्सेसे पुरस्कार को जो है जान लीजिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब किस फील्ड में ये दिया जाता है, पूछ देता है कभी कभी आपको क्वेश्चन कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये जान लीजिए कि पत्रकारिता जो होते हैं उसी फील्ड में जो है ये दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार, जो एक एशिया के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए मोडवेट। मोडवेट क्या है दोस्त, मोडवेट जो है एक तरह का क्या है कि एक्साइज ड्यूटी है। क्या है, एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पाद कर या एक्साइज ड्यूटी टैक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि उगते हुए सूरज
का देश जो है किसे कहा जाता है ये हमें जाना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले किस देश में सूरज उगता है ये जाना है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जापान को। किसे? जापान को। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान में सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड में जापान में सबसे पहले सूरज आपको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? सूरज का जो है रोटेशन और झुकाव जो होता है ना, वो जापान पे सबसे पहले रोशनी डालता है। झुकाव इस तरह से है, जानते हैं पृथ्वी का झुकाव जो है कितना है? 23.5 डिग्री है, ठीक है। अब पृथ्वी के रोटेशन के वजह से जान लीजिए ये चीजें कि सूरज का प्रकाश जो है वो जापान पे सबसे पहले पड़ता है। जापान के लोग जो है सूरज को भगवान के रूप में मानते हैं और पूजते भी है, ठीक है, इसी वजह से। चलिए अगला दिखा देते हैं। हाँ, नटवर नार कहता है कि नटवर नार जो है किस नृत्य का गायन का आयोजन करता है ये हमें जानना है। देखिए नटवर वार जो है नटवर नार ये जो है किस गायन का जो है नृत्य का गायन आयोजन करता है? ये भारतनाट्यम का। किसका? भारतनाट्यम का। देख लीजिए, ठीक है। तो भारतनाट्यम का ये जो है नृत्य गान जो है शुरुआत करता है, आयोजन करता है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नंबर दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो धरती पे सबसे बड़ा स्तनधारी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल है, ठीक है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। सबसे बड़ा स्तनधारी मानते हैं इसको। इसकी अगर लंबाई देख लिया जाए तो लंबाई आपको कितना फीट दिखेगा? ब्लू व्हेल की लंबाई एक तरह से जान लीजिए कि ये 200 फीट के आसपास में आपको मिलता है। कितना? 200 फीट के आसपास में, नहीं 200 नहीं, 100 फीट के आसपास में रहता है। 200 तो ज्यादा कह दिए, 100 फुट के आसपास में रहता है। इसकी वेट जो होता है वो 200 टन कहिए या 200 टन होता है। 200 टन के आसपास में होते हैं। इसके बच्चे जो होते हैं वो जान लीजिए कि 2000 किलो के आसपास में जो आपको देखने के लिए मिले। 2000 किलो के आसपास में इसके बच्चे होते हैं। तो ये 30 हाथी के बराबर जो होता है, अकेले होता है, तो काफी विशाल होता है। इसको जान लीजिए, क्योंकि ये अंडे नहीं देती है। ये क्या करती है कि डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसे जैव जंतु जो है, जानवर लोग जो है, चाहे इंसान लोग जो है बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरह से बाकी अन्य मछलियां जो होती है वो क्या करती है कि अंडे को जन्म देती है, ठीक है। अंडे से बच्चे निकलते हैं, लेकिन व्हेल मछली में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको जो है जानवर में काउंट किया गया है, न कि मछलियों में, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर दे दिया कि आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी ये हमें जानना है। देखिए आईपीएल की अगर शुरुआत की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। कब? 2008 में। ये आपका क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में जो आपको हमने क्या किया है कि बता दिया है। तो आज भी आपका टेस्ट नंबर जो है 20 एक्टिव है, जाकर के टेस्ट को दे लीजिएगा, ठीक है। और जान लीजिए कि अब थोड़ा सा क्या होगा कि जब तक एएलपी का एग्जाम चल रहा है, क्योंकि डेट उसका क्या हुआ कि रिलीज हो ही गया है, तो 19-20 जो है मार्च से क्या है कि उसका जो है एग्जाम होने वाला है। तो उसी आधार पे क्या करेंगे कि अब जो है एएलपी का भी जो है टेस्ट जो है कराया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों का क्या होगा कि एक दिन अल्टरनेट करके टेस्ट कराया जाएगा, एक दिन अल्टरनेट करके आप लोगों का डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेगुलर जो है फिर उसके बाद आप लोगों का रेगुलर कंटिन्यू टेस्ट चलता हुआ रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। दोस्त ये देख लीजिए, एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से है। इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है जीके जीएस के लिए टेस्ट होती रहती है। तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का किसी भी समय जो है एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। तो बिल्कुल जो है मन लगा के पढ़िए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जाकर के जो है टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जाइए फटाफट और क्या कीजिए दोस्त, जो लोग टेस्ट दिए हैं इस 18 नंबर टेस्ट को, उसका जो है स्कोर कार्ड क्या होगा कि दोस्त जो आपका YouTube जो होता है जिसपे हम पोस्ट करते हैं उसी पे जो है आपको दिख जाएगा। तो उस पे आज शाम तक के जो है देख लीजिएगा 1 घंटे में, तो देर मत कीजिएगा। चलिए अब क्या कीजिए कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। चलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के डिस्कशन में। तब तक जय हिंद दोस्तों।